प्रिय छात्राओं, पिछली वीडियो में थोड़ा सा व्यवधान आ गया था, इसलिए उसी को पूर्णता की ओर अग्रसर करते हुए यह वीडियो डाल रहा हूँ। यह वीडियो उस वीडियो के सप्लीमेंट के रूप में ही है। हम बात कर रहे थे कि अंधकार के उस अनंत सागर में वह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। ये इसको जरा हम शैली की दृष्टि से देखें। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे कि बिंब विधान कुल मिलाकर के कविता में ही अच्छा लगता है। आप यह देखिए कि बिंब विधान से गद्य भी कितना उत्कृष्ट बन जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते थे कि कविता में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, वहां पर बिंब ग्रहण भी आवश्यक है। यह बिंब ग्रहण कविता के बजाय गद्य में भी आता है तो अर्थ की अर्थान्विति और उसकी प्रभान्विति दोनों को चौगुना बढ़ा देता है। अब यह देखिए कि अंधकार को उस घने अंधकार के विवेचन की दृष्टि से उसकी तुलना सागर से की गई, और उसमें ये जो थोड़ा मोड़ा प्रकाश उठ रहा है उसकी तुलना नौका से की गई। और नौका सागर में जब होती है तो हिलती डुलती हुई जाती है। जरा कल्पना करो ऐसे चित्र की कि किसी समुद्र के भीतर कोई नौका धीरे से हिलती डुलती हुई किसी जीवन को पार कराने में लगती है। यानी कि नौका यहाँ प्रतीकित करती है जहां डूबने की पूरी संभावना है, वहां भी हिलती डुलती सी चलती हुई नौका पार या किसी किनारे लेकर के जा सकती है। यहाँ हल्कू और जबरा के लिए यही स्थिति सामने आती है कि वे इस आग के माध्यम से उस गहन निराशा यानी अंधकार के क्षण में जीवन की गर्माहट को पाने का काम करते हैं। यह नौका जीवन को प्रतीकित करती हुई आगे बढ़ती है, और जीवन तब तक जीवन नहीं है जब तक उसमें कोई ताप न हो, अग्नि की गर्माहट न हो। अंधकार हो तो हो, लेकिन उसको जरा भी धूमिल करने और मिटाने की ताकत रखने वाला प्रकाश न हो भी ना हो। प्रेमचंद की यही खासियत है कि जब वो ठेठ यथार्थ के धरातल पर निराशा के भंवर को चित्रित करते हैं तो वहां पर प्रकाश की किसी न किसी आशा को भी सामने रखते हैं, जिससे जीवन लाख संतापों के बावजूद कहीं न कहीं से जीवन जीने की प्रेरणा के रूप में आशा और ऊष्मा से संचालित होता रहे। यह बात यूं ही नहीं आती है। यह बात इस प्रसंग में हल्कू के जबरा द्वारा एकालाप कह लो या संवाद के द्वारा भी सामने आती है। आग जब जल उठती है तो उसका और चित्र करते हुए कहते हैं कि वह आग ऐसे लग रही है जैसे मानो ठंड को ललकार रही हो, कि अब ठंड तेरी हिम्मत है तो सामने आ जा। ठंड को ललकारने वाली आग यहां पर आ रही है। और संवाद आता है जब थोड़ी सी गर्मी आ जाती है जबरा को भी और हल्कू को भी, तो जबरा कहता है, जबरा से हल्कू कहता है, प्रेमचंद लिखते हैं, उसने जबरा से कहा, क्यों जब्बर। अब ये देखो, जब आदमी अपने से छोटे से स्नेहिल भाव से बात करता है तो उसके संबंध में कैसे कैसे शब्द आते हैं। कुत्ते का नाम तो जबरा है। इससे पहले संबोधन में हल्कू ने क्या कहा था? जबरू। अब क्या कह रहा है? जब्बर।
जब्बर का एक भोजपुरी अर्थ मजबूत भी होता है, यानी हल्की सी गर्माहट पाने के बाद ये जबरा और मजबूत होकर के आता है। साथ ही इसकी आवाज में भी एक ऊष्मा आती है। किसकी आवाज में? हल्कू की आवाज में, जो अभी इससे पहले ठंड को मिटाने के लिए घुटनों को छाती में समा लिया था, आवाज नहीं निकल पा रही थी ठंड के लिए, किसी तरीके से हिम्मत करके वो अरहर के खेत से जा करके 2 पौधे तोड़ करके ला करके झाड़ू बना करके पत्ते इकट्ठा करता है, उसमें आग लगाता है और उसकी ऊष्मा से उसमें गर्माहट आती है, वह आग ठंड को ललकारती है। यानी कि जबरा और हल्कू के भीतर घुसी हुई ठंड को ललकारती है और इससे उनमें ऊष्मा आती है। वह ऊष्मा जबरा के लिए एक महत्वपूर्ण गर्माहट का आधार तो सिद्ध होती है, स्वयं हल्कू के स्नेह और हल्कू की आवाज में भी ऊष्मा के रूप में प्रस्फुटित होती है। इसलिए जबरा को संबोधित करते हुए वह कहता है कि क्यों जबरू, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? प्रश्न पूछता है, क्योंकि अभी तक तो कुकू कुकू कर रहा था, यानी कि अब उसको कहा अब तुमको ठंड नहीं लग रही है। जब्बर ने कुकू करके मानो कहा, यानी कि जानवर भी संवाद कर रहा है, लेकिन वो प्रत्यक्ष आपकी भाषा में संवाद नहीं कर रहा है, कुकू कर रहा है, यानी कि रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिससे आप उसकी बात का आभास मात्र कर रहे हैं। इसलिए प्रेमचंद ने कहा कि जब्बर ने कुकू करके मानो कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? भाई इतना सारे जतन कर लिए तो अभी भी ठंड लगेगी? क्वेश्चन मार्क के द्वारा बताते हैं कि अब यानी कि मजा आ गया, प्रसन्नता आ गया। अब संवाद का स्तर एक दूसरे को सहानुभूति दिखाने का नहीं है, एक दूसरे के प्रति ऊष्मा और गर्मी भरने का है। इसी भाषा में संवाद होता है। पहले से यह उपाय नहीं सूझा, नहीं इतनी ठंड क्यों खाते? अगर पहले से ही उपाय सूझ जाता हल्कों को, तो इतनी ठंड की परेशानी वह नहीं झेलता। इसलिए कह रहा क्यों खाते? जब्बर ने पूछ उलाई कि हाँ ये बात तो सच है, थोड़ी सी गर्माहट आ गई होती तो इतने ठंड से परेशान नहीं होते। अब एक चीज और है, जो बाह्य वातावरण की गर्माहट है वो मन में भी एक गर्मी देती है। जब मन भी उष्मा से आप्लावित हो उठता है तो जीवन के प्रति लगाव बढ़ता है, और जब जीवन के प्रति लगाव बढ़ता है तो जीवन का उत्साह जीवन की चर्या में, जीवन के आचरण में देखने लगता है। फिर वह जो सिकुड़ना, ठिठुरना और निराशा के भंवर में इधर उधर मचलना होता है, वह उससे अलग हट करके खेल में बदल जाता है। तो जैसे ही उसके भीतर गर्मी आती है, जबरा के भीतर भी गर्मी आती है, दोनों खेल खेलना शुरू करते हैं। हल्कू कहता है जबरा से, अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा न करूंगा। यानी कि अपनी वास्तविक स्थिति का बोध है, लेकिन चलो कुछ खेल रचते हैं, यानी कुछ समय बिताते हैं, गर्माहट होती है, इस अलाव को कूद कर पार करो। लेकिन कूद कर पार करना ही है, ऐसा नहीं हो कि बीच भंवर में आग में ही पड़ जाओ, जल गए। अगर जल गए तो दवा नहीं कराऊंगा। एक तरह से वो उलाहना देता है कि तुमको बहादुरी पूर्वक कूदना है, लेकिन साथ ही अपनी विवशता भी बताता है कि अनजाने में ही सही, कम ताकत लगाने के कारण जल गए तो दवा भर के पैसे नहीं है, इसलिए दवा नहीं कराऊंगा, तुमको कूद के पार करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। जब्बर ने उस अग्निराश की ओर कातर नेत्रों से देखा। यानी कि रिस्क प्ले करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि अगर सफल नहीं हुए तो बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। यानी कि हर एक शब्द यहां पर किसी बहुत बड़े मनोभाव को चित्रित करता है।
प्रेमचंद यूं ही बड़े रचनाकार बनकर सामने नहीं आते हैं। कातर नेत्रों का प्रयोग करते उस विवस्था बोध की भी अभिव्यक्त करते हैं कि यहां गर्मी मिलने के बाद अपनी ताकत को दिखाना है, अपने मालिक के आदेशों का पालन भी करना है और उत्साहपूर्वक खेलना भी है। लेकिन इस तरीके के खेल रिस्की भी होते हैं, जीवन पर बन आए तो विवशता बोध की वह अभिव्यक्ति है जिसके तहत उसको इलाज तक नहीं मिलेगा, इसलिए वो कातर नेत्रों की तरह देखता है। इस भाव से कुल मिलाकर के यह देखना हुआ कि सचमुच में पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे। आगे प्रेमचंद लिखते हैं, यह कहता हुआ वह उछला उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। यह तो उसने देखा कि भाई ये कातर नेत्रों से करेंगे कि नहीं, लेकिन उसने तौल लिया और वह उस पर कूद पड़ा। साफ निकल गया, पैरों पे थोड़ी सी लपट लगी लेकिन उससे बहुत फर्क नहीं पड़ा। और इधर जबराई उसके इर्द गिर्द घूम करके वहीं आ गया। हल्को ने कहा, चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के पार गया। यानी जो जीवन अभी तक ठंड में सिकुड़ा हुआ था, अपने जतन के कारण आग की ऊष्मा को प्राप्त किया और उस गर्माहट के बाद वह सिकुड़न समाप्त हुई और जीवन एक खेल कूद में परिवर्तित हो गया, रूपायित हो गया। बस आज इतना ही। आगे की बात आगे, यानी कि कल।